लेकिन क्या कांग्रेस राजी होगी कि 70 सीटें कांग्रेस को नहीं मिलने जा रही है? चिराग पासवान के मन और दिल दिमाग में क्या चल रहा है? चिराग पासवान एनडीए के साथ ही रहेंगे और जो एनडीए में समझौते में जो सीटें मिलेंगी उसी सीट पे वो चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार का चुनाव सिर्फ बिहार में ही नहीं, इस चुनाव पर दुनिया की जिस भी क्षेत्र में बिहार से जुड़े लोग हैं उनकी नजर है। आज हम बातचीत करेंगे बिहार में सीट बंटवारे पर। अंदर खाने से खबर आ रही है कि सीट को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों में तकरार जारी है, खींचतान है। सीट बंटवारे की मेज पर बात नहीं बन पा रही है। किसकी कितनी डिमांड है, कितना मिलना चाहिए, इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रभात खबर के पॉलिटिकल एडिटर मिथिलेश जी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। अब बात हम लोग सीधे करते हैं सीट बंटवारे पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महागठबंधन में। महागठबंधन में टोटल 6 पार्टियां हैं, आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और 3 लेफ्ट की पार्टियां। खींचतान जारी है सीट के बंटवारे को लेकर। क्या लगता है किसको कितना सीट चाहिए, क्या खबर आ रही है? देखिए, अब से 2 महीना अब समय बच गया है बिहार विधानसभा के चुनाव होने का, तो तैयारी दोनों ओर से है। जैसे सत्ता के प्रबल दावेदार 2 गठबंधन है अभी बिहार में। एक तो पहला जो मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, और दूसरा जो बड़ा गठबंधन है जो सत्ता चाहती है वो है महागठबंधन, जिसका नाम दिया गया। और उसमें करीब 6 पार्टियां हैं। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है जी। उसके बाद 3 लेफ्ट पार्टियां, सीपीआई एमएल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, सीपीआई सीपीएम और कांग्रेस, और इसके साथ मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, वो 6 पार्टियां इसमें है। इन 6 पार्टियों में 243 सीटों का बंटवारा कैसे होगा, सबसे बड़ा लाख टके का जो ये सवाल है वो सबसे सामने महागठबंधन के घटक दलों के बीच में है। और जनता भी देखना चाहती है कि इस गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हो रहा है वो किस आधार पे और किस तरीके से हो रहा है। बिल्कुल। तो हम लोग सबसे पहले अगर राष्ट्रीय जनता दल को देखें तो 2020 में राष्ट्रीय जनता दल वो 144 सीटों पे उसके उम्मीदवार थे जी, और उसमें उसने 75 सीटों पे जीत हासिल की। इस बार जो है वो थोड़ा सा वो उससे आगे बढ़ना चाहती है पार्टी। राष्ट्रीय जनता दल का ये की समझ है उसकी कि अगर सीटों अधिक से अधिक वो सीटों पे चुनाव लड़े तो अधिक से अधिक सीटें उनके खाते में आ सकती है, जो आगे चलकर जब चुनाव के बाद सरकार बनाने की नौबत आएगी तो उसमें उसके लिए वो लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस तैयार है इसके लिए? देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात है, 2020 में कांग्रेस को महागठबंधन में 70 सीटें मिली थी। उस 70 सीटों में जीत कितने पे हुई? मात्र 19 सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवार जीत पाए। एक आप आकलन करें या एक चुनाव के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि अगर उस 70 सीट में से 10 सीटें और भी कांग्रेस जीतती तो महागठबंधन की सरकार बननी तय थी। मात्र 10 से 12 सीटों से महागठबंधन सरकार बनाने से पीछे रह गई। राष्ट्रीय जनता दल की जो चिंता है इसी बात को लेकर है कि हम सीट उतनी ही दे अपने घटक दलों को जितने पे वो जीत सके या फिर वो जीत के लायक हो सके। लेकिन सवाल यह है कि जब महागठबंधन में तमाम पार्टियां हैं तो क्या कांग्रेस इस पर राजी होगी? भले हार जाए, भले सीटें हार जाए, लेकिन क्या कांग्रेस राजी होगी? देखिए, कांग्रेस के नेताओं से जहां तक मेरी बात हो रही है उनका कहना है कि एक सम्मानजनक सीटों का जो तालमेल है वो होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है। राजनीति तो पूरा उनके लिए मैदान खाली है। लेकिन ये इतना तय है कि 70 सीटें कांग्रेस को नहीं मिलने जा रही है। उसमें आगे पीछे संख्या थोड़ी बहुत फेरबदल की गुंजाइश निश्चित रूप से बनती है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस और राजद के बीच जो सीटों का बंटवारा होगा वो प्रदेश स्तर पे नहीं होगा, राष्ट्रीय स्तर पे होगा। उसमें लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इन्वॉल्व होंगी। जी, वीआईपी मुकेश सहनी भी साथ में है, इनकी भी इच्छा है। कभी कभी तो ये खुद को अपने पार्टी के समर्थकों द्वारा उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित करा देते हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सहनी जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर ये पीछे कैसे रहेंगे?
ये देखिए, वीआईपी की जो ललक है वो जी। सत्ता हासिल करने की, सत्ता में अपनी पहुंच बनाने की है। जी। आप 2020 का चुनावी परिदृश्य देखें, जब महागठबंधन की बैठक हो रही थी, सीटों की घोषणा होने वाली थी, बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी उठकर निकल गए कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, और वो एनडीए के साथ गए, एनडीए में के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ी। लेकिन इस बार वो आरजेडी का जो महागठबंधन है, उस महागठबंधन के वो बड़े एक अंग है, और उनकी पार्टी साथ ही चुनाव लड़ेगी, जैसा कि वो अभी तक कह रहे हैं। हालांकि मैं एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूं कि राजनीति में, खासकर बिहार में, अंतिम समय तक अगर सभी दल एक साथ बंधे रह जाएं अपने गठबंधन में, तो ये भी एक बड़ी बात होने वाली है। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान कई तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें तेजस्वी यादव के सारथी के रूप में नजर आए थे मुकेश सहनी, साथ में रहते थे, मंच साझा करते थे। नहीं, दोनों ने साथ ही चुनाव प्रचार किया। मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी उतरते थे, तो ये इस बार भी वो सीन बनेगी। लेकिन सीट का बंटवारा, इनको मुकेश सहनी को कितना हिस्सा मिलेगा, वो उन्होंने 60 सीटों पे दावा किया है। 60 सीटों पर दावा किया। वो हाँ, वो पूरा मल्ला, नूनिया और भी जो इससे बराबर की जातियां आती, पिछली जातियां कह सकते हैं, उनको लेकर वो एक बड़ा एक दायरा बनाना चाहते हैं और 60 सीटें मांग रहे हैं। लेकिन 60 सीटें अगर मुकेश सहनी को दी जाए तो कांग्रेस को 60 या 70 सीटें मिल जाए, बाकी लेफ्ट पार्टियां हैं, तो राजद के लिए कितनी सीटें बचती है, ये एक सबसे बड़ी बात है और बड़ा सवाल है। जी। लेकिन अब ये है कि 3 लेफ्ट की पार्टियां भी हैं, इनको कितना चाहिए? क्योंकि एक चीज है सर, लेफ्ट की पार्टियों के जो वोटर्स होते हैं ना, वो कहीं नहीं जाते हैं। उनको 10 सीट दीजिए, 5 सीट दीजिए, जो उनके वोटर्स हैं उनके साथ ही रहेंगे। तो लेफ्ट का क्या डिमांड? देखिए, लेफ्ट की 3 पार्टियां बिहार में प्रमुख रूप से चुनाव लड़ रही है और लड़ेगी भी। इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो उभरी है अभी इस चुनाव के दौरान और 2020 से हम देख रहे हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी, मतलब सीपीआई-एमएल। सीपीआई-एमएल इस बार 45 सीटों का उन्होंने डिमांड किया है। अगर सीपीआई की बात करें तो वो 24 सीटें मांग रही है और सीपीएम करीब 10 सीटें मांग रही है। कुल मिला के 76 सीटें लेफ्ट पार्टियां महागठबंधन में मांग रही है। तो अगर आप उसका स्ट्राइक रेट देखें तो सबसे ज्यादा सीपीआई-एमएल का पिछले विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा है। 19 सीटें उसे महागठबंधन में मिली और 12 सीटों पे उसे जीत मिली। तो इस बार वो उस स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए अधिक से अधिक सीटें वो पार्टी मांग रही है। अब देखना है कि आरजेडी के हिस्से में कितनी सीटें बचती है अपने सहयोगी दलों को देने के बाद। जहां तक हमें समझ आ रही है कि सीट का बंटवारा शायद उसी पर तय हो कि पिछले साल यानी पिछले चुनाव में 2020 में किसका स्ट्राइक रेट जीत का कितना रहा। बिल्कुल, ये फार्मूला यही लागू होगा अंततः। लेकिन अंदर खाने में सभी पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना जो है वो एक्सरसाइज, होमवर्क अपनी सीटों के लिए वो कर रहे हैं, और उसका जो विश्लेषण या उसका जो अंतिम रूप दिखेगा वो आपको आने वाले कुछ दिनों में दिख जाएगा। अब हम लोग आते हैं एनडीए खेमे में। एनडीए खेमे में भी हलचल तेज है, भले अब कोई ना कहे, लेकिन खबरें तो आ रही हैं कि सीट बंटवारे के मेज पर बात नहीं बन रही है। क्या लगता है? निश्चित रूप से बातें चल रही है, और जो दोनों दलों के जो बड़े 2 दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, जिसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं है, तो दोनों दलों के जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं, वो उन लोगों ने अपना एक्सरसाइज शुरू किया है कि किस सीट पे उनका दावा बनता है, किस सीट पे वो एक्सचेंज कर सकते हैं और कौन सी सीट वो छोड़ सकते हैं अपने सहयोगी दलों के लिए। लेकिन जब तक दोनों का एक्सरसाइज, अंदर वाला एक्सरसाइज पूरा होगा, उसके बाद आधिकारिक रूप से सभी पार्टियां बैठेगी, राष्ट्रीय स्तर पे भी बातचीत होगी और प्रदेश स्तर का जो होमवर्क का नतीजा है उसके आधार पे राष्ट्रीय स्तर के नेता फैसला लेंगे। लेकिन अब तक जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें बीजेपी जेडीयू की क्या डिमांड है? देखिए, पिछले अब कई चुनाव से बीजेपी जेडीयू का जो तालमेल है वो सालों पुराना है, 20 से 25 साल पुराना है। तो आप जो देखेंगे 2010 में जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाला चुनाव था एनडीए के लिए, तो उसमें एक सबसे बड़ी पार्टी जदयू को ज्यादा सीटें मिली थी
और बीजेपी थोड़ा सा उससे नीचे सीटों पे 115 और 110 में चुनाव लड़ा गया था। 2015 के चुनाव में बीजेपी और जदयू अलग अलग थे जी। 2020 के चुनाव में भी करीब करीब बराबर का शेयर रहा। बीजेपी 110 सीटों पे चुनाव लड़ी और जेडीयू 115 सीटों पे। जी। इस बार का जो फॉर्मूला है कमोबेश उसी के आसपास होगा, या तो दोनों पार्टियां 100 सीटों पे चुनाव लड़ने को तैयार हो और बाकी की जो 43 सीटें हैं वो सहयोगी दल को दी जाए, या फिर जो संख्या 115 और 110 का है वो सीटें, वो आंकड़े भी बरकरार रह सकती है बनिस्बत अपने अपने दलों से कुछ कुछ सीटों का वो गुंजाइश करके दूसरे सहयोगी दलों को दे। उपेंद्र कुशवाहा भी डिमांड कर रहे हैं, नाराजगी कहीं कहीं तो दिखा देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा डूबेंगे तो अकेले थोड़ी ना डूबेंगे। नहीं, अब वो माहौल ऐसा नहीं दिखता है। उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें कही थी, लेकिन उसके बाद भी गंगा में बहुत सारा पानी बहा। प्रधानमंत्री की सभा में प्रधानमंत्री ने उन्हें बुलाया, कान में कुछ बातें कही और भी कई समर्थकों में काफी खुशी, समर्थकों में खुशी आई। अभी हाल में जो हमारी बात हुई, उपेंद्र कुशवाहा ने एक नया फार्मूला दिया कि 2015 में जो सीटें बंटवारा हुआ था उस आधार पे अगर सीटों का बंटवारा हो तो कमोबेश छोटी पार्टियां जो एनडीए के दो बड़े घटक दल के इतर जो है उनमें कैसे कैसे सीट बटेगी। तो 2015 का बंटवारा क्या हुआ था, समीकरण क्या रहा था? नहीं, 2015 का जो बंटवारा था वो चूंकि भाजपा उसमें नहीं थी, उस गठबंधन में वो अलग थे, लेकिन भाजपा के इतर जो सीटों का बंटवारा हुआ था एनडीए में उस समय में रालोसपा भी थी और लोजपा भी थी और हम भी थे। तो इन तीनों के बीच में जो बंटवारा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटों पे लड़ी उससे जो बची हुई सीटें थी उसमें जो बंटवारे का फार्मूला हुआ, वो फार्मूले को उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी चॉइस, अपना सुझाव उन्होंने दिया है कि इस पे अमल हो तो एक अच्छी पहल हो सकती है। कुल मिलाकर साफ शब्दों में कहें तो उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड क्या है? निश्चित रूप से वो चूंकि पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके अलग उनके समर्थक हैं, सही कभी कई सीटों पे उनके कैंडिडेट्स चुनाव लड़ सकते हैं, तो दावा उनका भले ही 2 दर्जन सीटों पे हो, लेकिन उनको मिलेगी कितनी सीटें ये एक देखने वाली बात है। चिराग पासवान भी कई सभाओं में कई तरह के बयान दे रहे हैं। कहीं बोल रहे हैं कि चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ेगा, कहीं कह रहे हैं कि हम ऐसा एनडीए के लिए बोल रहे हैं। चिराग पासवान के मन और दिल दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, चिराग पासवान युवा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है और वो बिहार को अपना फोकस बनाना चाहते हैं जी। लेकिन बिहार को फोकस बनाने के लिए बिहार में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बिहार में उनकी संगठन उतनी मजबूत नहीं दिखती है अभी इस चुनाव के लिए, क्योंकि 2 महीने में चुनाव होना है। तो 2 महीने में चुनाव होना है तो अगर उनको अपनी सरकार या सभी सीटों पे चुनाव लड़ना है तो ऐसा संगठन दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता है। लेकिन कमोबेश मेरी जानकारी के अनुसार या मेरी जो राजनीतिक समझ है उसके अनुसार चिराग पासवान एनडीए के साथ ही रहेंगे और जो एनडीए में समझौते में जो सीटें मिलेंगी उसी सीट पे वो चुनाव लड़ेंगे। और उनके कहने का ये मतलब निकाला जाना चाहिए कि 243 सीटों पे वो हर एक सीट पे उनके जो जनाधार है उनका कुछ ना कुछ वोट है, तो उस वोट को एनडीए के खाते में जमा कराने के लिए, एनडीए के साथ आने के लिए अपने वोटरों को वो रिचार्ज करना चाहते हैं। ठीक है, क्या लगता है चिराग पासवान कितनी सीटों पर मान जाएंगे? ये तो अभी वक्त अभी आया नहीं है वैसा कि कितनी सीटों पे वो मान जाएंगे, लेकिन 2 चीजें एकदम क्लियर है कि सबसे बड़ी पार्टियां 2 है एनडीए में, राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। उन दोनों के बीच जो सीटों का बंटवारा होगा उससे जो बचेगी सीटें उसी में इन तीनों में वो बड़ी पार्टियां होगी। मतलब एनडीए के भीतर चिराग पासवान की जो पार्टी है वो नंबर 3 की हैसियत में होगी और उसकी संख्या, सीटों की संख्या 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, उसी के आसपास उनकी सीटें रहेंगी। मांझी जी को लेकर भी कुछ भुनभुनाहट राजनीतिक गलियारों से आ रही है। नहीं, मांझी जी आज के परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक समझने वाले लोग हैं राजनीति को, उनकी बात माने तो जीतन राम मांझी आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे जागरूक और सबसे हार्ड बार्गेनर वाले नेता हैं। मांझी जी पिछले चुनाव में उनकी 4 सीटों पे उनको जीत मिली थी, 7 सीटें मिली थी उनको। इस बार वो संख्या थोड़ी सी अधिक चाहते हैं, कम से कम 10 से कम सीटों पे
मुझे नहीं लगता है कि वो स्वीकार करेंगे, लेकिन कमोबेश 10 सीटों पे या उससे एक आध आगे पीछे सीटें हो सकती है। 4 उनकी सिटिंग सीटें हैं, 1 सीट पे उनके जो निकटतम परिजन है वो चुनाव लड़ेंगे, और 2 से 3 सीटें एक्स्ट्रा उनको और भी चाहिए, क्योंकि मध्य बिहार में जो गया का इलाका है, नवादा का इलाका है, उन क्षेत्रों में मांझी का एक प्रभाव भी है, और दूसरे जिलों में भी जहाँ पे आबादी है, मांझी बहुल आबादी है, मुसहर जाति की आबादी है, दलित आबादी है, वहाँ उनका कुछ प्रभाव है, निश्चित रूप से माना जा सकता है। तो उनका भी डिमांड जो है वो अधिक ही होगा। लेकिन एनडीए में चूंकि 2 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और जेडीयू, तो उसके बाद ही उनका भी एक हिस्सा होगा, और वो निश्चित रूप से चौथे नंबर की पार्टी होंगे, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बराबर उनको जगह मिलेगी। बहरहाल आज के इस वीडियो में हमने आपको उन आंकड़ों के बारे में बताया जिन पर चर्चा हो रही है। जी, ये फाइनल नहीं है, इसे आप फाइनल आंकड़ा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक धरातल पे या आधिकारिक रूप से किसी भी दल ने ये नहीं कहा कि ये मेरी सीटें हैं और ये मेरे गठबंधन की सीटें हैं। ये जो चर्चा चल रही है, जो अंदर खाने में जो एक्सरसाइज हो रहा है पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तरों में, उसके आधार पे मैंने ये आपको जानकारी दी। बहरहाल जैसे ही सीटों के बंटवारों को लेकर कोई खबर आती है तो सबसे पहले प्रभात खबर पर हम आपको बताएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आपके सवाल के आधार पर ही हम बनाने जा रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।